हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल नेट डेज़लर्स के ऊपर। आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम आज 11 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राइट। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छे से हो सके। राइट। और इसी के साथ साथ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। राइट। टीचर के लिए जब भी वो ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं टीचिंग के लिए, उस समय कौन कौन सी चीजें क्रूशियल होती हैं। फर्स्ट, राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल, मतलब कि वो जल्दी जल्दी लिखता रहे और क्लियर लिखे। राइट। सेकेंड है राइटिंग द मैटर फर्स्ट, पहले वो सारा का सारा, मान लीजिए अगर उन्होंने एक पैराग्राफ लिखना है, 10 लाइंस को लिखना है, पहले पूरी की पूरी लाइंस लिखे और देन स्टूडेंट को बोला जाए कि आप उनको रीड करिए। देखिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, बिकॉज आप खुद देखिए, एक टीचर और स्टूडेंट क्लास में जब भी इंटरेक्शन करते हैं तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट को हमने साथ लेके चलना है। अब टीचर पहले आके पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड को आप देख सकते हैं कि लिखने लगेगा तो टाइम उसमें जाएगा, तो स्टूडेंट्स क्या है उस समय पे बिल्कुल फ्री बैठे हैं, तो उस समय स्टूडेंट साथ लेके नहीं चल रहे हैं। बाद में स्टूडेंट को बोला जाए कि उनको रीड करने के लिए, तो इसके कारण वो इंटरेस्ट अपना लूज कर देंगे। राइट। तो बी ऑप्शन नहीं है। सी क्या है, आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम, मतलब कि पहले जो भी आप किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसे स्टूडेंट को क्वेश्चन करिए, जो वो आंसर देते हैं उनको उसके ऊपर लिख दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या पता स्टूडेंट का आंसर सही है गलत है, पहले ही विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन आप उसके ऊपर लिख देंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। राइट। अब देखिए फिर क्या है, राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो आप जिस भी टॉपिक को पढ़ाना चाह रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री को यूज कर रहे हैं, हिस्ट्री के टॉपिक्स के अंदर डेट्स एंड नेम्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। राइट। तो आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यूज करिए जिसका उस चैप्टर के लिए, उस पेपर के लिए, उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। देखिए यहाँ पे दो तरह की अप्रोच होती है, एक स्टैटिक अप्रोच होती है, एक डायनेमिक अप्रोच होती है। जैसे देखिए आप नेम से ही आपको अच्छे से पता है, स्टैटिक मीन्स ठहरा, डायनेमिक मीन्स चीजें चलती रहनी चाहिए, कंटिन्यूस लगातार मूव करती रहनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है टीचिंग के अंदर। टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए टीचिंग, क्या हम किसी के ऊपर पुश करके किसी को फोर्सफुली पढ़ा सकते हैं और तब जाके वो इफेक्टिव होगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब पूछा जा रहा है टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, क्या टीचर एनर्जेटिक होना चाहिए? इसका मतलब हमने टीचिंग की बात करी, ना कि टीचर की। टीचिंग एनर्जेटिक होना चाहिए और डायनामिक होना चाहिए? नहीं जी। द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक एंड बट डायनामिक, मतलब टीचर और स्टूडेंट जब भी कोई एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसमें डायनामिक टॉपिक्स होने चाहिए, ना कि स्टैटिक होने चाहिए। कैसा ऑप्शन होगा? इसको एक बार स्टे पे रखते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, आप एक चीज को सबसे ज्यादा तभी सीखते हैं जब आप उसके साथ एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने स्विमिंग सीखनी है, आप स्विमिंग की बुक पढ़ के कभी भी स्विमिंग नहीं सीख पाओगे जब तक आप उस एक्टिविटी को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप उस कंसेप्ट को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तब जाके आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो सकती। अगर आपने स्विमिंग सीखनी है बुक पढ़ने की बजाय, अगर आप स्विमिंग पूल में जाओगे तब जाके आप अच्छे से सीख पाओगे, बिकॉज आपने उस एक्टिविटी को खुद उसके अंदर एंगेज होकर एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए डायनेमिक अप्रोच का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स है वो एक पढ़ के ना समझे, एक्सपीरियंस के साथ समझे, फील करके समझे। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन का आंसर हमारा क्या बन जाता है, डी। टीचर शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू द एक्टिविटीज। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी, राइट, हेल्प स्टूडेंट्स टू बेटर सिटीजन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टीचर कब सक्सेसफुल होगा। देखिए टीचर का प्राइम रूल क्या है, अपने स्टूडेंट्स और क्लासरूम एक्सपीरियंस को और अच्छे तरीके से बेटर बनाया जाए। टीचर का फर्स्ट क्लास के अंदर इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है वो उसको अच्छे तरीके से क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। पहला क्या है, हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, कि वो एक अच्छा इंसान बनाए स्टूडेंट्स को। सेकेंड है इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, क्या सब्जेक्ट नॉलेज बता के चला जाए? बिल्कुल नहीं। प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन को पास करने का ही मोटिव रखे और पढ़ा के चला जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट क्या, प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज
मैनर, राइट। अब देखिए सबसे पहले ये टीचर सक्सेसफुल अपनी लाइफ में तब होगा, अपने प्रोफेशन में तब होगा जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाने आया है उसको अच्छे तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा पाए। इसलिए थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाता है, डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा फोर्थ, द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज बेस्ट बाय अ टीचर। ब्लैक बोर्ड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, राइट। फर्स्ट क्या है, द पुटिंग द मैटर ऑफ अ टीचिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। ये क्वेश्चन का बिल्कुल भी कोई मीनिंग नहीं बनता है। मेकिंग द स्टूडेंट्स अटेंटिव, राइट। स्टूडेंट्स को अटेंटिव बनाया जाए तब जाके ब्लैक बोर्ड से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें तो कोई ब्लैक बोर्ड का नेम ही नहीं आया, राइट। सी है राइटिंग द इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लिखा जाए। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। लास्ट हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ, इसमें भी कोई ब्लैक बोर्ड का डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसीलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बन जाता है, राइटिंग द इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी पॉइंट्स है, क्रूशियल पॉइंट्स है, उसको अच्छे तरीके से लिख दिया जाए ताकि ब्लैक बोर्ड को और अच्छे तरीके से यूज हो सके, राइट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, Nowadays the most effective mode of learning is, आज के टाइम पे सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग क्या है, राइट। एक ऐसा क्वेश्चन 2013 यूजीसी नेट के अंदर आया था। इसके अंदर यूजीसी ने दो ऑप्शन को करेक्ट बताया था। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन कौन से करेक्ट है पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ स्टडी, कि स्टूडेंट अपने लेवल पे, खुद लेवल पे स्टडी करे, वो सबसे अच्छा मेथड है। नहीं जी। फेस टू फेस लर्निंग, मतलब टीचर और स्टूडेंट तब अच्छे से बैठे हो इसलिए हो, नहीं जी। अब देखिए सबसे पहली चीज है कि इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग बताया है। देखिए फेस टू फेस का मतलब क्या, कि समझा तो टीचर रहा है और समझ कौन रहा है, स्टूडेंट रहा है, बट बात हो रही है मोड ऑफ लर्निंग की, राइट। अब ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब कि आज के टाइम पे जैसे आपको पता है कि अब लॉकडाउन चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे चल रही है ई लर्निंग, राइट, एंड ब्लेंडेड लर्निंग। देखिए सबसे पहली चीज इसमें से जो यूजीसी ने ऑप्शन करेक्ट बताए हैं, एक सी ऑप्शन भी बताया। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का मतलब कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस समय पे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग स्टूडेंट्स तक पहुंच पाता है, लोगों तक पहुंच पाता है कि जब ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी चीज वर्कआउट नहीं हो रही है, ऑफलाइन क्लासरूम नहीं अवेलेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को और अच्छे तरीके से यूज किया सकता है। बट लास्ट आ जाता है हमारा ब्लेंडर लर्निंग। ब्लेंडर लर्निंग का मतलब क्या है, कि कुछ मॉड्यूल हम ऑफलाइन क्लासेस के रूप में भी पढ़ाएं, कुछ हम मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी पढ़ा पाए, राइट। अब इसका ब्लेंडर लर्निंग की क्यों जरूरत है, देखिए आज अगर हम इंडिया के अंदर हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल फोन भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग अभी तक वहां पे इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के बारे में पता नहीं है। इसीलिए आज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग नहीं, इफेक्टिव मोड है इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ ब्लेंडेड। ब्लेंडेड मतलब कुछ ऑफलाइन क्लासरूम का मटेरियल भी उठाएंगे, कुछ ऑनलाइन क्लासरूम का मटेरियल भी उठाएंगे, तब जाके दोनों को मिक्स करके लोगों तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, जो यूजीसी की सेट में दिया गया था, वो था सी एंड डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एट प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर शुड बी वुमेन बिकॉज दे। अब देखिए आपको पता होगा जब भी प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर्स को जो होती है वो मोस्टली वुमेन की होती है, राइट। उसमें है क्या, कैन टीच चिल्ड्रन बेटर देन मैन। अब इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं हो रही कि मेन को क्यों रखा नहीं गया, वुमेन को रखा गया, राइट। क्या वो फर्स्ट ऑप्शन है कि चिल्ड्रन को अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हैं, राइट। बी, नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, कि बेसिक जो चीजें हैं क्या वो मैन से अच्छे तरीके से जानती हैं, राइट। सी है आर अवेलेबल लोअर सैलरीज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन, राइट। देखिए जब एक स्टूडेंट एक टेंडर एज के अंदर होता है, राइट, तो उस समय पे चिल्ड्रन जो होता है उनको क्या चाहिए होता है, एक लव एंड अफेक्शन। और जैसे हमें भी पता है कि एक होमली इन्वायरमेंट और एक अच्छे तरीके से जो स्टूडेंट को उस समय पे लर्नर का एक बिल्कुल एक बेसिक नींव होती है, और उसको अच्छे तरीके से कौन रख सकते हैं, फीमेल, राइट। अब जैसे हमारे मदर है, सबसे पहले एज कंपेयर टू साइकोलॉजी के हिसाब से जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से जो मदर होती है वो लव एंड अफेक्शन के रूप में इमोशनल ज्यादा होते हैं, जिसके कारण वो उस एज के ऊपर चिल्ड्रन की साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए जो सिक्स क्वेश्चन का आंसर है वो होता है हमारा डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच वन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द लर्निंग, कौन सी लर्निंग सबसे ज्यादा अच्छी है। इसको, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, चेन लर्निंग। चेन लर्निंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीरीज वाइज कुछ पॉइंट्स को लिखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट, तो चेन लर्निंग का मतलब क्या है कि सेकंड मॉड्यूल आप तब भी समझ पाओगे जब आप फर्स्ट
मॉड्यूल आपने समझा होगा, थर्ड आप तभी समझ पाओगे जब आपने सेकंड मॉड्यूल को समझा है, फोर्थ आप तभी समझ पाओगे जब आपने पहले 3 को समझा है। तो दैट इज कॉल्ड चेन लर्निंग। देन क्या आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का मतलब क्या है कि आप लिमिटेड लेवल की प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको 2+2 = 4 सिखा दिया, तो अगर एग्जाम के अंदर 2+2 आ जाता है तो आप उस प्रॉब्लम को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। आपका जो माइंड है वो उस समय कॉग्निटिव माइंड जो है आपका सिर्फ और सिर्फ किस लिए डेवलप हो पाया, आपकी पेडागोगी डेवलप हो पाई, किस चीज के लिए, आप उस चीज को रिमेंबर कर पाए। दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्नर। सी जो लर्निंग होती है वो क्या होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक पिक्चर लेके आया, एप्पल की पिक्चर थी, मैंने आपको स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस मतलब होता है कि ताकि आप उस चीज के ऊपर रिएक्ट कर पाए, और इसीलिए रिस्पॉन्स का मतलब मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखा, आपको दिखाया जी किसकी पिक्चर है, आपने उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्स दिया। क्या ये वाली लर्निंग सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होती है? फिर मैं एक सेकंड पिक्चर लेके आया, स्टिमुलस लेके आया, फिर आपने उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से होते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। मतलब कि सामने वाले को एक्शन करने के लिए जब आप मजबूर करते हैं तो वो होता है रिस्पॉन्स, राइट। ये होती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। लास्ट आ जाती है हमारी कंडीशनड रिफ्लेक्स लर्निंग, राइट। अब कंडीशनड एंड रिफ्लेक्स लर्निंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि जब हम एक कार को चलाना सीखते हैं तो इसका मतलब कार, जब भी एक ड्राइवर हमें कार सिखाता है तो सबसे पहले हमें क्या सिखाता है, वो नॉर्मल बेसिक टूल्स हमें सिखाता है। गियर कैसे शिफ्ट होता है, एक्सीलेटर को कैसे दबाते हैं, ब्रेक कब प्रेस करने हैं, रेस को कब प्रेस करना है। जब हमारी सारी बेसिक चीजें हमें सीख जाती हैं, कंडीशनिंग कर दी जाती है। कंडीशनिंग का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, दोनों एनवायरनमेंट का यूज करके उसके अंदर आपको बिठा दिया जाए, तब जाके उसके ऊपर आप क्या करते हो, रिफ्लेक्स एक्शन लेते हो। आपने गाड़ी को चलाना सीखा स्मूथ रोड्स पे, जब आप देखने की कोशिश करो, कंडीशनिंग आपकी हुई थी सिर्फ और सिर्फ कार चलाने के ऊपर, ये नहीं था कि सामने वाली सिचुएशन कुछ और आ सकती है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, 2+2 = 4, अगर आपके लिए ये क्वेश्चन आ जाता तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्नर है। कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब है कि मैंने आपको पूरी की पूरी एडिशन सिखा दी है, तो इसका मतलब कल को आपके पास 1+3 आ जाता है तब भी आप उसका आंसर कर पाओगे, बिकॉज आपकी मैंने कंडीशनिंग किस तरीके से करी कि आपको एडिशन अच्छी तरीके से करना आ जाए। वैसे ही कार की एग्जांपल जैसे हमने ली कि आपकी जो कंडीशनिंग थी कार को चलाना कैसे, चाहे आप स्मूथ रोड पे चले जाए, चाहे आप हिली एरियाज पे चला जाए, आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, एनालिटिकल होगा। तभी विच वन ऑफ इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग, हमारी एग्जांपल से अब समझ आ चुका होगा आपको। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है हमारा, डी इज द राइट आंसर। देन आ जाता है हमारे पास 8th क्वेश्चन, ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन ही, राइट। अब एक पर्सन है, वो टीचिंग के प्रोफेशन को कैसे एंजॉय कर सकता है? देखिए, कोई भी एक पर्सन होता है, वो किसी की प्रोफेशन के अंदर हो, ऐसा नहीं कि वो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हो, जब वो जिस काम के अंदर है उसको उस वहां से रिस्पेक्ट मिले, जो वो कर रहा है वहां पे, वो हर एक पर्सन अपने प्रोफेशन को एंजॉय करता है, राइट। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, हैज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इज मोर क्वालिफाइड देन हिज कलीग्स, क्या अपने कलीग से ज्यादा क्वालिफाइड, तब एंजॉय करेगा। अपने हायर अथॉरिटीज, अपने बॉस के साथ उसकी बनती हो तब एंजॉय करेगा, नहीं। बी ऑप्शन, कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, मतलब सबसे ज्यादा उसका टाइम कहाँ पे जाना है एज अ टीचिंग के तौर पे, स्टूडेंट के साथ। अगर वहां से उसको रिस्पेक्ट मिल रही है तो वो अपने प्रोफेशन को क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, राइट। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है 9th, if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with the normal student, what type of treatment would like to give him in the class? For example, आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप एक क्लास को टीच करने जा रहे हो, तो वहां पे एक विजुअली चैलेंज, मतलब कि जिसको देखने के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप अगर उस क्लास में उसको पढ़ाना चाहते हो तो आप किस तरीके से पढ़ाओगे, राइट। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसको कोई एक्स्ट्रा अटेंशन ही दोगे, बिकॉज उसकी वजह से पूरी की पूरी क्लास को सफर करना पड़ेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। टेक केयर होम सिंपैथेटिकली इन दी क्लासरूम, मतलब उसके ऊपर आप तरस खा के उसकी केयर करोगे। देखिए, कल को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ कभी भी टीचर और स्टूडेंट के अंदर रिलेशन सिंपैथेटिक नहीं होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, राइट। तो कभी भी सिंपैथेटिक आई, हमने तरस नहीं खाना बल्कि उसकी सिचुएशन को समझना है, राइट। तो कभी भी सिंपैथेटिक आता है, आपने कभी भी ऑप्शन में इसको टिक नहीं करना है, राइट। देन आ जाता है, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैनॉट डू एनीथिंग, तो आप उसके ऊपर ही उसके हालात को छोड़ दोगे, क्योंकि जो उसकी किस्मत में ही लिखा था कि उसका अंधा होना है, राइट।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लास्ट क्या है, अरेंज अ सीट इन दी फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू, मतलब उसके लिए सीट आगे आप अरेंज करोगे ताकि वो उसके पेस के हिसाब से पूरा का पूरा चल पाओ, राइट। तो आपको जैसे मैंने बताया था सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा आपने क्या करना होता है, उस सिचुएशन को जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए उसको टिक करना है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज अ सीट इन फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच अ पेस एट कन्वीनियंट टू हिम, राइट। तो 9th का क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा डी, राइट। 10th क्वेश्चन आया था हमारा टीचिंग मेथड्स के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड, राइट। अब इसमें क्या है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें प्रोजेक्टेड का नहीं यूज किया गया। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो हमारे बिल्कुल स्टूडेंट्स बैठे हैं उसके बिल्कुल रूफ के ऊपर लगा तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। एपीडीएस स्कोप में क्या होता है कि जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि एक लाइट निकाली जाती है एक ऑब्जेक्ट में से जिसके थ्रू हम सारी की सारी चीजों को देख सकते हैं, चाहे वो ओपेक हो चाहे वो ट्रांसपेरेंट, उसको एपीडीएस स्कोप कहते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर जिसमें हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स को अच्छे तरीके से चला के देख सकते हैं वो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है। ये सारे के सारे प्रोजेक्टेड है बट ब्लैक बोर्ड क्या है हमारा प्रोजेक्टर नहीं है। तो 10th का आंसर हो गया बी। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ए डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, द स्टेटमेंट मीन्स दैट द टीचर शुड। अब जैसे आप सभी एग्री करते होंगे कि आप एक थ्योरी के टर्म में समझे और एक पूरी की पूरी डायग्राम को देख के समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग होती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, ए डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, एक डायग्राम है वो 1000 से बहुत ज्यादा चीजें बोलती है। तो इसका मतलब है यूज डायग्राम इन टीचिंग, ये तो बिल्कुल है, हाँ डायग्राम यूज करनी चाहिए टीचिंग के अंदर। इससे और भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लास, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आपने नहीं बोला, हम डायग्राम की बात कर रहे हैं। सी यूज टीचिंग एड इन द क्लास, नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास, डी भी नहीं होगा। देखिए अब डायग्राम आप दिखा किस तरीके से पाओगे, या तो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखा पाओगे, उसमें से भी कुछ लोगों को दिखेगा कुछ को नहीं दिखेगा, बट हमने बोला इफेक्टिव और अच्छे तरीके से डायग्राम किस लिए दिखा सकते हैं, टीचिंग एड्स की मदद से, जिसमें ब्लैक बोर्ड भी आ सकता है जिसमें प्रोजेक्टर भी आ सकता है, ताकि आप डायग्राम को और अच्छे तरीके से दिखा के स्टूडेंट्स को एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे। और आज हमने 11 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, राइट। और इसी 11 क्वेश्चन के साथ साथ नेक्स्ट सीरीज हमारी कल आएगी। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने कुछ प्रीवियस जो भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।